हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश में की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान की क्लास, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 को। क्लास 6 को हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने बिहार जीके की वीडियोज़ बनाए हुए हैं, उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती की प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं क्लास 7 को, और इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं, एक बार देख लेते हैं इसका इंडेक्स। तो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 को और चैप्टर 2 को, जल और जंगल, और सेकेंड है जंतुओं में पोषण। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। तो यह है चैप्टर 1, इसका नाम है जल और जंगल। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इसमें सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं मृदु जल की या सॉफ्ट जल की। तो जो मृदु जल है वो भौम जल का कितना है? वो पूरे भौम जल का है 0.006%। ठीक है, ये इधर खारा पानी दिखाया गया है, और मृदु जल इसमें से सिर्फ कितना है? 0.006% ही मृदु जल है। तो मृदु जल अधिकांश तो हिमनदों, ध्रुवीय बर्फ और पहाड़ों की स्थायी बर्फ के रूप में है, हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए भूमिगत जल झीलों और नदियों से ही बचता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम इसमें जल चक्र के बारे में क्लास 6 में कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। आप वो वीडियोस देख लीजिए, आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि जो जल है हमारा 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में पाया जाता है, द्रव अवस्था में जल और पानी के रूप में पाया जाता है, और गैस अवस्था में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जो बर्फ या हिम है के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है, और द्रव की अवस्था में कहाँ पाया जाता है? महासागरों, झीलों, नदियों, या इससे अतिरिक्त कोई भूमि के अंदर कोई भौम जल होता है वहाँ पर मिलता है। और गैसीय अवस्था में पाया जाता है हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है भूमिगत जल एवं एक महत्वपूर्ण स्रोत। तो जो भूमिगत जल है वो हमारे जो जल के सोर्सेज हैं वो क्या हैं? नलकूप हैं, बोरिंग है, होज है या टैंक वगैरह हैं जो हमारे भूमिगत जल के स्रोत हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है भौम जल स्तर। तो भौम जल स्तर क्या होता है कि जो भी हम बोरिंग करने के लिए ज़मीन में पाइप डालते हैं गहराई में, जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है, उसकी ऊपरी परत ही क्या कहलाती है? भौम जल स्तर कहलाती है। नेक्स्ट आता है भौम जल। तो भौम जल क्या होता है? जो पृथ्वी की सतह से 1 मीटर के से लेकर अनेक मीटर की गहराई तक हो सकता है, वही हमारा भौम जल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंत्य स्यंदन। तो अंत्य स्यंदन क्या होता है कि जो वर्षा जल होता है, नदी, तालाब या झीलों का जल होता है, मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर के इस जल के रिसाव को ही कहते हैं अंत्य स्यंदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है जलभर। तो जलभर क्या होता है कि जो भूम जल के नीचे मृदा या छोटी कोई चट्टान होती है, उसके परतों के बीच में जो जल इकट्ठा हो जाता है वही जलभर कहलाता है, और इस जल का सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, और ये इसमें भौम जल और जलभर और भौम जल के स्तर की फ़ोटो भी दिखाई गई है कि जो हम नलकूप से निकालते हैं वो हमारा भौम जल कहलाता है। ठीक है, भौम जल है ये जो उसकी ऊपरी परत पर होता है, और जलभर क्या है कि जो निचली परतों में भरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है भौम जल स्तर का गिरना। भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का ही रिसना होता है। ठीक है, और कम वर्षा या वर्षा के जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की जो कमी होती है, भौम जल का स्तर में क्या आ जाती है? उससे गिरावट आ जाती है, और जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकीकरण, कृषि, वनोरोपण आदि में भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो भौम जल के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक है जनसंख्या,
ठीक है। जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिकीकरण है, कृषि है और वनारोपण है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो भी परिवर्तन होता है वो भी भौम जल स्तर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्षा के जल के संग्रह के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति क्या है उसका एक अच्छा उदाहरण है। और जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबजोर, डबडे, आहारे बनवाई जाती थी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें सिंचाई की। तो खेतों के लिए सिंचाई आवश्यक होती है, उसमें यूज़ किया जाता है ड्रिप सिंचाई का। ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है कि कम व्यास के जो पाइप हैं वो जल पौधों की जड़ों तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे कि जल की बर्बादी नहीं होती है। और इसकी एक पिक्चर भी ये दिखाई गई है। ठीक है। इस तरह से इसमें पौधों की सिंचाई की जाती है। ये पाइप है और ये ड्रिप सिंचाई की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिहार राज्य में कुछ जगह बड़े जंगल हैं और जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु जैसे कि बाघ, रीछ, हिरण, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। उदाहरण के लिए पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है, जो कि बाघ टाइगर संरक्षण के लिए आरक्षित है। ठीक है। और वैशाली जिले के बरेला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले में भीमबंध अभ्यारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सभी अभ्यारण्य की एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सभी इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य होंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको उसकी वीडियो ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि कुछ जीव जंतु चिड़ियाघरों में भी मिल सकते हैं जंगलों के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर जैसे कि चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं और उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवन जैसे पेड़ मिलते हैं और पानी की कमी होने पर हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ भी मिलते हैं। ठीक है। इनकी पिक्चर्स आगे दी गई है इसमें ही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, वन्य पौधों की सूची से औषधीय पौधों एवं इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ों की सूची बनाइए। जो भी औषधीय पेड़ होते हैं आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से औषधीय पेड़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि सागवान का वृक्ष एवं पत्तियां दिखाई गई है। नेक्स्ट आता है इसमें, ये दिखाई गई है हमें पलाश का पेड़, पलाश की पत्तियां। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें और ये दिखाया गया है हमें सेमल का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है वन में खाद्य श्रृंखला। तो आपने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी के बारे में तो पढ़ा ही है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी एवं सर्वाहारी अंततः पौधे होते हैं और ये इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, ये फूड चैन की पिक्चर दिखाई गई है कि जो होते हैं, ये फूड चैन की पिक्चर हमें इसमें दिखाई गई है कि जो गिद्ध होते हैं वो सांप पर निर्भर होते हैं, जो सांप होते हैं वो मेंढकों पर निर्भर होते हैं और जो मेंढक होते हैं वो कीटों पर निर्भर होते हैं और कीट किस पर निर्भर होते हैं, घास पर निर्भर होते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है घास, कीट, मेंढक, सांप और गरुड़, ये इस तरह से इनकी पूरी श्रृंखला होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। इसी तरह घास, हिरण और बाघ की श्रृंखला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें और इसी क्रम को क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, सभी परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और ये सब मिलकर ही खाद्य श्रृंखला के रूप में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है वन की मिट्टी। तो जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं वही सूक्ष्म जीव कहलाते हैं और ये सूक्ष्म जीव ही क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है। और मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अंततः पौधों के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है, साथ ही
पोषण का चक्र भी पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकृति में वनों से गैसों का संतुलन कुछ इस प्रकार बना रहता है। तो वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो वो बना रहता है कि पादप से क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। ये ऑक्सीजन क्या है, जंतु ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और इसे वापस क्या है, पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो यही साइकिल चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि वृक्ष कहाँ से जल अवशोषित करते हैं, तो आंसर हो जाएगा जड़ से। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल वाष्प के रूप में निर्मुक्त होते हैं और वन जीव जंतुओं का आश्रय, भोजन तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादपों को पनपने और वृद्धि करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था उनकी संख्या वृद्धि में सहायक होती है, जैसे कि मांसाहारी जीवों के लिए प्रचुर आहार उपलब्ध हो पाता है। जंतुओं की विभिन्न किस्में वन के पुनर्जन्म और वृद्धि में सहायक होती हैं और अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में हेल्प करते हैं और इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है। पॉइंट देखते हैं इसमें कि वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों, तनों, लता, वितानों से होकर फुहारों के भौमजल रूप में पृथ्वी पर आती है और अंतःस्राविक होकर भौमजल के स्तर में क्या करती है, वृद्धि करती है। यानी कि जब वर्षा होती है तो उससे क्या है कि भूमि के भौमजल स्तर में वृद्धि होती है और जहाँ कहीं सूखा होता है वहाँ भी पानी को आवश्यकताओं को पूरा करती है। नेक्स्ट है कि वन भू अपरदन को रोकता है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, नदियों को जल की आपूर्ति होती है और बाढ़ से हमारी रक्षा भी करते हैं। ठीक है, तो वन का क्या कार्य है, मृदा अपरदन को रोकता है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। ठीक है, और नदियों में जल की आपूर्ति को भी पूरा करता है और बाढ़ से भी हमारी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है कि जनसंख्या दबाव के कारण खेती, कारखाने, आबादी के बसने के लिए वनों को जिस प्रकार तेजी से काटा जा रहा है, इससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए क्या है, खतरा उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर में। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल और वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है और फिर भी उपयोग करने के लिए जल की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के मुख्य कारण हैं। समय की मांग है कि हम सभी को जल का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों को भोजन तथा आश्रय प्रदान करते हैं। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच क्या है, परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मृदा वनों की वृद्धि करने और पुनर्जन्म में सहायक होती है। अब देखते हैं चैप्टर सेकंड जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास, गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है और जंतुओं के पोषण में उनके पोषक तत्वों की ज़रूरत, भोजन ग्रहण करने का तरीका, अंतर्ग्रहण तथा शरीर में उनका उपयोग शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है पाचन। तो पाचन क्या होता है, जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं जबकि कुछ अपशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। कि जो भी जंतु ग्रहण करते हैं उसके बाद जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसके बाद पदार्थों का संश्लेषण होता है और कुछ पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और कुछ पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। जो ये पूरी प्रोसेस है यही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो जीवों को इसमें 2 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है सर्वपोषी और सेकंड है विषमपोषी। तो जो मधुमक्खी हैं, भौरे हैं या मरमर पक्षी या हमिंग बर्ड है या सनबर्ड है, ये सभी क्या है, फूलों का रस चूसने में उनकी हेल्प करती है। इनकी जो पतली वाली चोंच होती है
और जो गोरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अनकण और कीड़े मकोड़े चुन सकती है। शेर के मजबूत जबड़े पैने दांत शिकार को पकड़ने में और फाड़ने में उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अजगर है, सांप अपने मुंह से अपने बड़े शिकार को आसानी से निगल लेते हैं। तो भोजन ग्रहण करने की विधियाँ क्या हैं? भोजन ग्रहण करने की विधियाँ हैं छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना और चूसना या स्पंजी आदि। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है मानव में पाचन। तो मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? मुख द्वारा होता है। और मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा तक जाती है और यही क्या कहलाती है? आहार नाल। इसे ही क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और इस लंबी नली के क्या हैं? विभिन्न भाग होते हैं। तो कितने भाग हैं इसके? 7 भाग हैं इसके। मुख गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो सभी पॉइंट हैं इनकी यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है और आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो कि पाचक रसों का क्या करती है? स्त्राव करती है, जिनसे कि पाचक रस निकलते हैं और ये पाचक रस भोजन को, जटिल अवयवों को सरल बनाने में हेल्प करते हैं, पचने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि आहार नाल और उससे संबद्ध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें मानव में पोषण के विभिन्न चरण। तो इसके क्या विभिन्न चरण हैं? फर्स्ट है अंतर्ग्रहण, सेकंड है पाचन, थर्ड है अवशोषण, फोर्थ है स्वांगीकरण और फिफ्थ है निष्क्रमण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें मुख एवं मुख गुहिका। हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं, साथ ही लार ग्रंथियाँ होती हैं जिससे कि लार निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पूरे जीवन काल में दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं। प्रथम सेट बचपन से लेकर 8 साल की एज तक आते हैं। ठीक है। और बाद में वो जब दांत गिर जाते हैं तो दूसरा सेट आता है। तो प्रथम सेट से इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है। पुनः इनके स्थान पर स्थायी दांत निकलते हैं जो कि जीवन भर चलते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में इनमें से भी कुछ दांत गिरने भी लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है दांतों के आकार और कार्य के अनुसार दांतों को 4 टाइप में बांटा गया है: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इंसीजर, कैनेसिस, प्रीमोलर और मोलर। तो जो कृंतक है, इंसीजर है, इनका जो कार्य क्या है? काटने का है। रदनक का फाड़ने का कार्य है और अग्रचवर्णक और चवर्णक का कार्य है पीसने और चबाने का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है मुख गुहा में दांत की सजावट। हमारे दांतों की ऊपरी परत जिसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है और इसमें क्या होता है? कैल्शियम एनिमल नामक लवण तथा प्रोटीन से ये बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो एमाइलेज है ये क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है चावल में मंड होता है और लार मंड को शर्करा में चेंज करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है दंत सुरक्षा या स्वास्थ्य का आधार। तो दांतों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? दातून या ब्रश से ज़रूर साफ करनी चाहिए और दातून करते समय दातून तथा हाथ की उंगलियों से मसूड़ों को अवश्य मलना चाहिए। अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करने या अधिक चॉकलेट, मीठी चीज़ें, ठंडे पेय आदि खाने पीने से दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें दांतों के बीच फंसे अनकणों से चिपक जाती है तथा उन पर एक परत बना लेती हैं और इसके कारण क्या है कि जीवाणु पनपने लगते हैं और उन्हें बढ़ने का मौका भी मिलता है और ये जीवाणु दांतों में फंसे अनकणों और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है? दांतों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और ऊपरी परत एनेमल को क्षति पहुंचती है। मसूड़े से रक्त
और मवाद आदि आने लगता है और मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है भोजन नली। तो जो भी भोजन हमारे नहीं पचता है वही क्या है, वमन या वोमिटिंग कहलाती है। भोजन आमाशय तक नहीं पहुंच पाता है, आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसके कारण इसे ही क्या कहा जाता है, उल्टी ही कहा जाता है। यानी कि जो भोजन हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बजाय ऊपर मुंह में ही आने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आमाशय या स्टमक। तो आमाशय क्या है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह मोटी दीवार वाली थैलीनुमा संरचना होती है जो चपटी यू आकार की होती है। इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। और आमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। और श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा कर देता है ये। और जो HCl होता है पेट के अंदर वो जीवाणु को नष्ट करने में हेल्प करता है और उससे माध्यम से क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में हेल्प मिलती है और पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, और भोजन पच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है छोटी आंत। तो इसकी लंबाई होती है 6-7 मीटर और ये कुंडलीकृत संरचना होती है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यकृत या लीवर। तो ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है और आमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। और ये क्या है, पित्तरस स्त्रावित करती है और पाचन में हेल्प करके कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अग्नाशय से प्राप्त स्राव के आकार की बड़ी ग्रंथि जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूप में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव। तो इस प्रकार की छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज में प्रोटीन, अमीनो अम्ल तथा वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत की आंतरिक भित्ति से होता है और आंतरिक भाग में उंगली के समान ये उभरी हुई संरचनाएं क्या कहलाती है, रसांगुल या दीर्घरोम कहते हैं इन्हें। और ये अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है जहाँ अनेक जटिल पदार्थों के बनने में उनका उपयोग होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम स्वांगिकीकरण। और श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है और प्लस जल में हो जाता है। और ऊर्जा भी क्या होती है, मुक्त होती है। और भोजन का बिना पचा भाग जिसका अवशोषण नहीं होता वो बड़ी आंत में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या है, छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है और इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। और नेक्स्ट आता है इसमें निष्कासन। तो ये क्या है कि इसके द्वारा जो अपचित भोजन होता है और कुछ लवणों का यह अवशोषण करती है और बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहाँ से समय समय पर मल के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है घास चरने वाले जंतुओं में पाचन। तो घास चरने वाले जंतु कौन से होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस या बकरी। तो इनमें पाचन कैसे होता है कि ये घास में भी, तो ये क्या करता है, घास को निगल देते हैं और बाद में वो जो घास है उसे बाद में निकाल कर फिर जुगाली करके उसका अपने पाचन करते हैं। ठीक है, तो घास में क्या होता है, सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है और सेल्यूलोज का जो पाचन है मनुष्य के शरीर में नहीं होता है। जो घास चरने वाले जंतु होते हैं इनके आमाशय में विशेष 4 प्रकार के भाग होते हैं। तो पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे कि रुमेन कहा जाता है। तो निगला हुआ घास प्रथम आमाशय या रुमेन में इकट्ठा होता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे क्या कहते हैं, जुगाल या कड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारी तरह खाना खाते समय ये भोजन पूरी तरह चबाते नहीं हैं। निगले हुए खाने को जुगाल ये पुनः मुंह में लाकर चबाते हैं।
ठीक है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, जुगाली या पागुर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है और ये जीवाणु रूमेन में होते हैं। आमाशय के बाद भोजन आंत में और फिर बड़ी आंत में जाता है और छोटी या बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे कि अंधनाल कहते हैं और उसमें कुछ क्या है, जीवाणु होते हैं। और मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है और मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन भी नहीं होता है। और सेल्यूलोज क्या है, रेशेदार पदार्थ के रूप में मनुष्य के शरीर में रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, जल स्रोत, तालाब, झील, नम मिट्टी में पाया जाने वाला अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके भोजन, अंतर्ग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक होता है। इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक दाने होती है। अमीबा की विशेषता है कि वह लगातार अपनी आकार और स्थिति बदलता रहता है, ठीक है, और अधिक उंगली जैसे उभार निकलते रहते हैं जिसे क्या कहते हैं, पादाप या पाँव कहते हैं। और यह अमीबा को गति करने तथा भोजन पकड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, अमीबा का आहार सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, कवक आदि हैं, ठीक है। तो अमीबा का आहार क्या है, जीवाणु या कवक आदि हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि हमने क्या सीखा है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि पोषण सभी जंतुओं की अनिवार्य आवश्यकता है। जंतुओं के पोषण की अनिवार्यता भोजन अंतर्ग्रहण का तरीका एवं इसका उपयोग शामिल है। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहार नाल और स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। आहार नाल में मुख, गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा शामिल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाचक रस मुख्यतः लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होते हैं। पोषण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल हैं। और इस पॉइंट है कि भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट है कि मंड का पाचन मुख से ही आरंभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा होता है जिसमें यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत से स्रावित पाचक रस सहायता करते हैं। बड़ी आंत में जल तथा कुछ लवणों का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन रक्त नलिका द्वारा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भोजन का बिना पचा हुआ भाग जिसका अवशोषण नहीं होता है मल के रूप में गुदा से बाहर निकल जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं में क्या होता है, रूमिनेंट कहा जाता है उन्हें। जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निकलते हैं तथा रुमैन में भंडारित करते हैं। कुछ समय बाद निकले भोजन को पुनः मुख में लाकर चबाते या जुगाली करते हैं। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है। और नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यधानी में होता है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।